नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे मई 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का सेकंड पार्ट, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है। तो फिलीपींस ऐसा पहला राष्ट्र बना है, पहला बाहरी देश है जिसको भारत ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किया है या निर्यात किया है। आप जानते हैं कि फिलीपींस जो है, फिलीपींस और चाइना के बीच में, फिलीपींस और चाइना के बीच में जो है साउथ चाइना सी के कुछ आइलैंड्स को लेकर के जो है विवाद है। तो उससे निपटने के लिए फिलीपींस ने जो है इस मिसाइल को जो है यहाँ से निर्यात किया है। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ जानें तो आप देखिए कि भारत में डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है, जो हमारा डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा जो है रशिया की सहायता से इसको निर्मित किया गया है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये जो है फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पर काम करता है, फायर एंड फॉरगेट। और अगर इसके बारे में जानें तो ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि इसको हम सबमरीन से, शिप से, फाइटर जेट से, किसी से भी जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। उसके अलावा आप देखिए कि इसकी जो मारक क्षमता है वो है 290 किलोमीटर्स, यानी कि इसका जो डिस्टेंस ये कवर करती है 290 किलोमीटर्स तक जो है ये इसकी मारक क्षमता है। स्पीड अगर देखें तो 2.8 मैक जो है वो इसकी स्पीड है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। और आप जानते हैं कि ये रशिया की जो मोस्कावा नदी है, रशिया की मोस्कावा नदी और इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी, इसके नाम से इन दोनों को मिलाकर के इसका नाम ब्रह्मोस जो है वो रखा गया है। तो अगर आप देखें तो ये टेक्निक डेवलप करने के बाद में भारत जो है रक्षा निर्यात की तरफ एक बहुत अच्छा कदम बढ़ा रहा है। अगर हम देखें तो भारत का रक्षा निर्यात इस बार जो है 32% की वृद्धि उसमें देखी गई है। ये वाली डील भी अगर यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, $375 मिलियन की डील है जो भारत और फिलीपींस के साथ में की गई है। अच्छा, फिलीपींस को लेकर के ही एक और न्यूज़ है हमारे पास में यहाँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप एक और न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे तो वो ये है कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस, इन तीनों देशों के बीच में पहली शिखर बैठक का आयोजन किया गया है। मतलब तीनों ये ऐसे देश हैं, आपने क्वाड के बारे में सुना, लेकिन क्वाड में ये दोनों देश फिलीपींस जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर फिलीपींस और जापान, आप जानते हैं जापान और फिलीपींस जो है, अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे और फिर अगर आईआर का कुछ पोर्शन हमारे साथ में क्रोनोलॉजी में पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि जापान और चाइना के बीच में जो ईस्ट चाइना सी के कुछ द्वीप समूह हैं, जैसे सेनकाकू आइलैंड्स है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद रहा है। और अगर बात करें फिलीपींस की तो स्पार्टले आइलैंड्स और थॉमस शोल जो वहाँ का आइलैंड है, उसको लेकर के यहाँ पर विवाद रहा है। तो इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए और चाइना को कैसे कन्फ्रंट किया जाए, उसके लिए अमेरिका ने इन दोनों देशों के साथ में जो है बैठ करके एक समिट का आयोजन, जो है शिखर बैठक का आयोजन किया था। ये आयोजन जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर किया गया था। तो इसमें इसी बात को लेकर के कि भाई चाइना के साथ में जो तनाव यहाँ पर देखा जा रहा है, उसको किस प्रकार से जो है वो हैंडल किया जाए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जापान का पूर्वी चीन सागर यानी कि ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू द्वीप समूह और फिलीपींस का दक्षिणी चीन सागर के क्षेत्र में थॉमस शोल को लेकर के चीन के साथ विवाद है। ये जो थॉमस शोल है ये आपका स्पार्टले आइलैंड्स के अंदर है, स्पार्टले आइलैंड्स। तो जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाती है आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ये स्पार्टले आइलैंड्स के अंदर है और इसको लेकर के यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर जापान और चाइना की बात करें तो ये जो आइलैंड्स है जिसका नाम है सेनकाकू द्वीप समूह, तो इसके ऊपर जो है कि एक संधि के बतौर जो है ये जापान के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार में आता है। लेकिन क्योंकि ये अनइनहेबिटेड एरिया है और यहाँ पर जो है मिनरल्स या तेल या गैस के भंडार जो है उसको पाने की संभावना है, तो इसको लेकर के चाइना जो है यहाँ पर इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण जो है वो बार बार यहाँ करता हुआ दिख रहा है। कभी आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी इसने निर्माण किए हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है ये सारी बैठकें, या फिलीपींस ने भी जो हमारे से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है, तो ये सब इसी के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर देखना है। सो फ्रेंड्स, ये था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में और जो समिट हुई उसके बारे में। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में एक चीज़ और बता देती हूँ कि इसमें टू स्टेज जो है हमारा, इसमें मिसाइल में टू स्टेजेस होती हैं। एक तो होता है इसका सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन और एक होता है इसका लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की होती है, सेकंड स्टेज जो होती है वो लिक्विड, यानी कि लिक्विड को हम बोलते हैं लिक्विड रैमजेट इंजन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इसके दो स्टेजेस के बारे में भी। और फायर एंड फॉरगेट टेक्निक पे काम करती है, मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चर मिसाइल है। इसके बारे में आपसे कभी भी कोई भी कुछ चीज़ पूछे तो आप 3-4 लाइन्स जो है आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर देखिए, भारत की आबादी 144 करोड़ हुई है, यानी कि भारत की अब जनसंख्या जो है आपको पता है चाइना को तो क्रॉस कर ही गई है। तो चाइना के इसके बाद जो है सेकंड नंबर चाइना का आता है, फर्स्ट नंबर इंडिया का हो चुका है, सेकंड चाइना का और थर्ड जो है वो यूएसए का हुआ है।
ये जो एक रिपोर्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एंड एक्टिविटीज़, तो इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है। और इस रिपोर्ट का नाम आप देख लीजिए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024। इसका शीर्षक देखिए, इंटरवुमन लाइफ्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज़ इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। अच्छा, यहाँ पर ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स क्यों लिखा है? तो आप देखिए कि ये जो संस्था है UNFPA, ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, भारत भी इसका सदस्य है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रजनन स्वास्थ्य है, जो यौन स्वास्थ्य है, उसको लेकर के जो है ये संस्था कार्य करती है। और अगर हम इसके बारे में और इसका आप जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एवरी प्रेगनेंसी इज़ वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज़ सेफ एंड एवरी यंग पर्सनस पोटेंशियल इज़ फुलफिल्ड। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। UNFPA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और UNFPA कहता है, ये रिपोर्ट कहती है कि भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और अगले जो वर्ष हैं, भारत की जनसंख्या अगले वर्षों में 77 वर्षों में दोगुना होने की जो है वो संभावना है। फिर देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है चाइना के बाद। तो फर्स्ट तो है इंडिया, सेकंड है आपका चाइना, और थर्ड जो है वो हमारा USA है। उसके अलावा भी इसने काफ़ी सारी जो है अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस दी है। जैसे कि अगर हम देखें कि भारत की आबादी में सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन सी आबादी का है, तो 15 से 64 वर्ष के जो आयु वर्ग में लोग आते हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 68%, ठीक है। सबसे कम जो है 65, मतलब जो वृद्ध हैं वो हमारे यहाँ पर सबसे कम हैं। तभी भारत को कहते हैं कि युवाओं का देश है। फिर यहाँ देखिए कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। अगर हम इंडिया, चाइना और वर्ल्ड को कंपेयर करें तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है फीमेल की ज़्यादा है 74 और मेल की कम है 71। चाइना की देखें तो वहाँ पर फीमेल की ज़्यादा है 82 और मेल की है 76। और अगर वर्ल्ड की देखें तो 76 और 71 है। तो ये थोड़ा-सा आप आंकड़ा ध्यान रखिएगा कि इंडिया की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ बताई गई है। फिर क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करती है, तो महिलाओं की जो कुल प्रजनन दर है वो टोटल फर्टिलिटी रेट भारत में कितनी है, तो वो 2.0 है, 2.0 है। और अगर हम वैश्विक देखें तो वो 2.3 है। वैश्विक देखें, हमने आगे पढ़ेंगे उसको, तो वैश्विक जो है हमारी 2.3 है। और इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो विकलांग महिलाएं हैं उनको लिंग आधारित हिंसा का सबसे ज़्यादा या 10 गुना अधिक जो है वो जोखिम होता है भारत में। और देखें तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, 2.3 जो है महिलाओं की कुल प्रजनन दर वैश्विक स्तर पर है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 जबकि महिलाओं की 76 है। और ये है आपका UNFPA के बारे में, संयुक्त राष्ट्र सभा का एक अंग है। इकोसोक जो के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ट्रस्ट फंड के रूप में जो है ये स्थापित हुआ था 1967 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है फोर्ब्स की वर्ष 2024 के अरबपतियों की सूची। देखिए, अगर कोई एग्जाम अभी रिसेंट है तो ऐसी सूचियाँ आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। RS प्रीलिम्स के अंदर तो ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि आपको सूचियों के ऊपर है, रिपोर्ट्स के ऊपर है, लेटेस्ट जो चीज़ें होती है करंट के नाम पे वो इस तरीके से चीज़ें पूछते हैं। तो अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट जो है वो निकाली गई है। इसके अंदर जो सबसे युवा अरबपति हैं वो ब्राज़ील के 19 वर्षीय लिविया वोइगट हैं। इनकी पूंजी $1.1 बिलियन जो है वो बताई गई है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो अरबपति आपको मिलेंगे अमेरिका में, और थर्ड नंबर पे हमारे इंडिया में है। तो अमेरिका, चाइना और फिर इंडिया। फिर यहाँ देखिए हमारे जो है इसमें कौन है फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट पे नाम आता है बर्नार्ड अर्नॉल्ट का, जो फ्रांस से हैं। और इसके बाद में है एलन मस्क, और थर्ड नंबर पे हैं अमेज़ॉन के जेफ बेजोस। फिर है मार्क जुकरबर्ग, और 6 नंबर पे वॉरेन बफे आते हैं। और हमारे इंडिया से जो है 9th नंबर पे मुकेश अंबानी, जो है रिलायंस ग्रुप के मालिक जो हैं, उनका नाम आता है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि भाई मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, शिव नादर, सोनिया जिंदल, ये सब जो है हमारे भारत के जो बिल्कुल अमीर जो लोग हैं उनके अंदर इनका नाम आता है। अरबपतियों में इनका नाम है। और ब्रोकरेज जो फर्म है ज़ीरोधा, उसके को फाउंडर निखिल कामत को देश के सबसे युवा अरबपति के रूप में जो है वो यहाँ पर चुना गया है। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, सूची में नाम जो है वो पूछ लेते हैं। भारत से 200 लोग जो हैं वो इसमें नामित किए गए हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। WHO की एक रिपोर्ट है किस पे, हेपेटाइटिस पे। हेपेटाइटिस के ऊपर जो है रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें
कि भारत जो है वायरल हेपेटाइटिस के मामले में चाइना के बाद जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। तो कुछ चीज़ें मैंने इसमें अंडरलाइन नहीं की हुई है, सेकंड रीडिंग में मैंने अंडरलाइन किया था, तो आप अपने जो मैगज़ीन है उसमें अंडरलाइन कीजिएगा। भारत जो है वायरल हेपेटाइटिस के मामले में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है। तो हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इतने प्रकार का यहाँ पर होता है। अगर हम देखें, ए और डी और ई ये इतने ज़्यादा घातक नहीं होते हैं। बी और सी जो है, जिसको एचबीवी और एचबीसी कहते हैं, ये ज़्यादा क्रॉनिक भी होता है और एक्यूट भी होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें मृत्यु हो सकती है इंसान की, क्योंकि अब देखें, हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है, ये दोनों ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण होते हैं। जैसे अगर किसी माता के ब्लड में ऐसा कुछ है, हेपेटाइटिस बी है, तो वो उसके संतान को हो जाएगा। जो ड्रग्स लेते हैं नीडल्स के थ्रू, उसके थ्रू हो जाएगा। इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू ये हो जाता है। तो ये इसके कुछ फैलने के जो है वो रीज़न्स हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की बेसिकली, तो ये अफेक्ट करता है हमारे लिवर को। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें तो ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, ठीक है। लिवर का ये संक्रमण है, तो ये हमें ध्यान रखना है हेपेटाइटिस के बारे में। और ये किस किस तरीके का होता है, तो ए बी सी डी ई, 4 प्रकार के, सॉरी 5 प्रकार का ये होता है। बी और सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी है, दोनों ही हैं, ठीक है। दोनों ही ये जो है वो हो सकता है। और मैंने इसके आपको ट्रांसफ्यूजन के ट्रांसमिट होने का तरीका भी बता दिया। मदर टू चाइल्ड हो सकता है, अनसेफ ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसके कारण हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड के कारण, नीडल्स के कारण, तो इन सब के कारण ये जो है वो होता है। भारत में टीबी के बाद में जो सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है वो हेपेटाइटिस के कारण होती है। तो ये भी थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है। और पूरे विश्व के अंदर, भारत में ही नहीं विश्व के अंदर भी जो है हेपेटाइटिस के कारण जो है मृत्यु का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और ए और बी, सॉरी ए और जो डी ई होते हैं, ये आपके फूड पॉइजनिंग के कारण होते हैं। कंटामिनेटेड जब हम वाटर यूज़ करते हैं, पानी में अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है तो उसके कारण जो है ये हो सकता है। आपने देखा होगा कई लोगों का जॉइंटिक्स से सही नहीं होता है, जो पीलिया होता है वो सही नहीं हो पाता है, तो उसका रीज़न यही होता है कि वो आगे चल के जो है हेपेटाइटिस का फॉर्म ले लेता है। फिर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट जो है उसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक हेपेटाइटिस सम्मेलन जो है 2024 का, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये लिस्बन, पोर्चुगल के अंदर, पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन के अंदर इसका आयोजन किया गया। लिस्बन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2024 का वर्ल्ड हेपेटाइटिस समिट कहाँ आयोजित किया गया, तो पोर्चुगल के लिस्बन के अंदर इसको आयोजित किया गया है। अच्छा, हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो हेपेटाइटिस डे जो है वो आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है सीपरी की रिपोर्ट। सीपरी की रिपोर्ट जो है किस पे आती है, हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको। तो हमारा जो वैश्विक सैन्य व्यय है कि कौन सा देश जो है सैन्य उपकरणों पर, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है, टूल्स हैं, उसके ऊपर कितना ज़्यादा जो है वो खर्च करता है, ये उसके ऊपर एक जो है रिपोर्ट आती है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि कौन सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, कौन सबसे कम खर्चा करता है, और इंडिया का स्थान क्या है वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सीपरी का फुल फॉर्म देखिए। सीपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा ये रिपोर्ट हर साल जो है वो लॉन्च की जाती है और ये बोलता है कि भाई सैन्य व्यय जो है 2023 से, मतलब अब देखिए हर साल तो ये बढ़ेगा ही, तो 2009 के बाद सबसे तेज़ी से जो है सैन्य व्यय बढ़ा है। अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश सैन्य व्यय कर रहा है, कौन सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स को खरीद रहा है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो वो है यूएसए, अमेरिका। सेकंड नंबर पे आता है चाइना और थर्ड नंबर पे आता है रशिया। भारत का स्थान देखें तो भारत का स्थान फोर्थ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की सीपरी के हिसाब से कौन सी रैंक है, तो फोर्थ रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर प्रतिशत के रूप में देखें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसने जो है वृद्धि करी है, तो कॉन्गो जो गणराज्य है अफ्रीका का, उसने सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि करी है सैन्य व्यय में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, सिर्फ फैक्चुअल चीज़ ही आपको पता होनी चाहिए और इसके अंदर कुछ भी ऐसा जो है विशेष बात जानने योग्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल पे। यह है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। तो ये क्या है, तो देखिए स्विट्जरलैंड के गैर लाभकारी संगठन, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है अर्थ एक्शन EA। इसके द्वारा प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट निकाली गई है कि भाई कौन सा देश जो है कचरा प्रबंधन में, कुप्रबंधन में करता है, या जो ठोस कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें कौन सा देश आगे है, कौन सा जो है सबसे कम परफॉर्म कर रहा है, उसको लेकर के ये एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जाती है।
तो इन्होंने कहा कि जो 12 देश हैं, विश्व के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें भारत का भी नाम है। ठीक है, प्लास्टिक कचरा तो हर जगह है, लेकिन उसका प्रबंधन ही खराब है इनका मैनेजमेंट ही खराब है। मतलब इनको यही नहीं पता कि भई यहाँ से अगर इसको यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ है, तो इसको फैक्ट्री तक जो है किस प्रकार से वापस से प्रोसेस करके और जो है रिसाइकिल किया जाए। तो ये कुप्रबंधन कहलाता है, मिसमैनेजमेंट कहलाता है। तो ऐसे 12 देश हैं जो 60% कुप्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें भारत का भी नाम आता है। सबसे आगे इसमें नाम किसका है, तो ब्राज़ील का है। तो ब्राज़ील जो है इसके अंदर जो बेल्जियम जो है वो दुनिया में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरे का शीर्ष उत्पादक देश है। प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो कचरा है वो बेल्जियम उत्पादन करता है। उसके अलावा ओमान जो है प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कुप्रबंधन वाले प्लास्टिक कचरे वाले देश की सूची में पहले स्थान पर आता है। तो ये ओमान का और बेल्जियम दोनों का नाम जो है आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए भारत के अंदर तो ये जो प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन है वो तो 8 किलोग्राम है, जो सबसे मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, कम है। तो हम कम प्रदूषण तो कम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रबंधन जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं है। तो देश का अपेक्षित जो कुप्रबंधन कचरा है वो 74 लाख टन का होगा, जो बहुत ज़्यादा है। तो प्रति व्यक्ति तो उत्पादन कम है, लेकिन जो है उसका जो मिसमैनेजमेंट है वो भारत के अंदर ज़्यादा है। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप थोड़ा-सा यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिएगा। 5 सितंबर को प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया जाता है। ये तो रिपोर्ट है जो कि आपके स्विट्ज़रलैंड की जो ये अर्थ एक्शन है उसके द्वारा निकाला गया है। लेकिन प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है भारत को म्यांमार के जो सितवे बंदरगाह है, इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में है। तो अभी वहाँ पर इसी कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसको जो ट्रांजिट प्रोजेक्ट है उसी में ये जो सितवे बंदरगाह है इसका निर्माण जो है उसके कार्य को लिया गया था। ये 2016 की योजना है, 2023 में ये बनके कंप्लीट हुआ है और अब इसका संचालन किया जाएगा। इसके पूरे राइट्स यानी कि इसको पूरी तरीके से यूज़ करने के राइट्स भारत के पास में हैं। तो ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है उसके बाद में ये दूसरा ओवरसीज़ या जिसको कहते हैं समुद्री बंदरगाह है जो भारत के जो है कंट्रोल में। चाबहार तो फिर भी क्या है कि पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है, कुछ एरियाज़ या कुछ पार्ट्स ही उसके कंट्रोल में है, लेकिन सितवे जो पोर्ट है ये पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में है। अब आप देखिए कि अब इससे होगा क्या कि पहले जो है हम इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की ये इस रास्ते होते हुए और फिर हम जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ट्रेड या जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट था वो करते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश है, ऊपर आप देखेंगे तो भूटान है। तो 2 देशों के बीच में जो सकरा रास्ता है इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो हैकिंग जो होती है या रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है स्कोप नहीं है कि भाई ईज़िली जो है ट्रेड किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर समुद्री मार्ग निकाला गया जो कि कोलकाता से आइज़वाल या मिज़ोरम होते हुए जो है यहाँ पर सितवे पोर्ट तक पहुँचेगा। ये रूट जो है सी रूट होगा और 539 किलोमीटर का ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से होता हुआ जो है म्यांमार में जाएगा। तो ये हमको थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना है। और भारत इसमें क्या करेगा कि जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, मोतियों की मेखला आई थिंक, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये आप लिख सकते हैं। चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिसके तहत चाइना ने श्रीलंका का हम्बनतोता जो पोर्ट है, जिबूती पोर्ट जो है उसको एक्वायर किया है, उसको काउंटर करने के लिए भारत ने जो है इस पोर्ट का निर्माण किया है ताकि साउथ ईस्ट जो एशिया है उसके अंदर इसका जो है ट्रेड है, पावर है, जो इसका प्रेजेंस है इंडिया का वो बढ़ाया जा सके। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ मैंने टिक भी किया है, तो आप इसको फिर से रीड कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट जो है विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स के ऊपर है जो कि एक रिपोर्ट है और इसको जो है जर्नल+1 के द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें 5 जो है साइबर क्राइम्स है उसको लेकर के श्रेणीवार जो है इसको तैयार किया गया है। ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं लिखा गया है। इतना हम ध्यान रखेंगे कि विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स के अंदर सबसे टॉप पे आता है रशिया। सबसे टॉप पे कौन आता है? रशिया। सबसे ज़्यादा जो है साइबर क्राइम्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और भारत की बात करें तो भारत जो है वो 10वें नंबर पर यहाँ पर आता है।
नेक्स्ट आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला आर्टिकल जो कि है रोमानिया को लेकर के। तो देखिए रोमानिया जो है उसने विश्व का सबसे शक्तिशाली लेज़र का परीक्षण किया है। तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका नाम जो है भौतिकी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका यहाँ पर नाम है, फ्रांस के हैं जेरार्ड मोरो और कनाडा की डोना स्ट्रिकलैंड। ठीक है, तो इन्होंने जो है यहाँ पर सीपीए टेक्नोलॉजी का जो है उसको यूज़ करके जो है सबसे ज़्यादा लेज़र लाइट एमिशन, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली लेज़र लाइट एमिशन है, इसका परीक्षण किया है। रोमानिया की राजधानी जो है बुखारेस्ट, वहाँ पर ही इसको जो है विकसित किया गया है। और ये एक परियोजना है यूरोपियन यूनियन की जिसका नाम है ईएलआई परियोजना, यानी कि यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर इस परियोजना का ही ये पार्ट है। इसके अंदर जो है चिप्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन जो है इस टेक्निक का यूज़ इसके अंदर किया गया है। अच्छा, इस लेज़र टेक्निक से होगा क्या? तो ये जो लेज़र टेक्निक है ये काफ़ी जगह काम आ सकती है, जैसे कि कैंसर थेरेपी में। कैंसर थेरेपी के अंदर जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। नेत्र रोग जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। कचरा जो प्रबंधन है उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना, कचरे का प्रबंधन करना, उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारे स्पेस में डेब्रीज़ हैं, स्पेस डेब्रीज़ जो हैं यानी कि अंतरिक्ष का जो कचरा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको जो है ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाएगा। तो ये आगे फ्यूचर में जो है इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम यूज़ कर पाएँगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसका जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली लेज़र का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो रोमानिया में किया गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि लैंसेट की एक रिपोर्ट है। तो देखते हैं लैंसेट की इस रिपोर्ट में क्या-क्या इसके की पॉइंट्स हैं, बस उतना ही ये देखेंगे, ज़्यादा आंकड़े क्या है दिमाग में रहते नहीं हैं। अभी भी हमने एक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट पढ़ी है, तो ये थोड़े से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उतना ही हम इसको पढ़ेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वैश्विक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वैश्विक जो लोगों के जीवन जीने का जो काल है, उसमें वृद्धि देखी गई है। 6.2 ईयर्स की जो है समग्र वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। भारत की बात करें तो लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है 8 वर्ष तक जो है वो इंक्रीज़ हुई है, कम नहीं हुई है, इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या है कि जीवन प्रत्याशा में कमी देखी गई थी। उसके बाद में और भी चीज़ें हैं, लाइफ़स्टाइल की काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए डायरिया, निचले श्वसन संक्रमण, स्ट्रोक, इस्केमिक हार्ट रोग, संकुचित धमनियों के कारण होने वाले दिल के दौरे जैसी प्रमुख बीमारियों के कारण जो है वो मौतें होती थी, लेकिन उन सब में जो है वो कमी देखी गई है। और अगर देखें तो दक्षिण एशिया जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर भूटान में जीवन प्रत्याशा में 13.6 वर्ष की वृद्धि देखी गई है, जो कि सबसे ज़्यादा वृद्धि है। अब देखिए भारत में ये 8 साल ही है, लेकिन भूटान में अगर हमारे दक्षिण साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भूटान के अंदर जो है इसकी वृद्धि देखी गई है। तो ये 3 पॉइंट्स ही आप ध्यान रखिएगा। वैश्विक जो एज है वो 6 ईयर्स तक बढ़ी है, भारत में 8 वर्ष, और जो सबसे ज़्यादा है वो भूटान के अंदर इंक्रीमेंट देखा गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए भारत और नेपाल ने संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने पर ये सहमत हुए हैं, और इसी को लेकर के इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इसी को लेकर के यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है इसको, कि नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए काठमांडू के अंदर जो है इसका एक सम्मेलन भी जो है वो आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये है एशिया में जलवायु की स्थिति पर एक रिपोर्ट है, जो कि वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा लॉन्च की गई है। रिपोर्ट क्या कहती है, तो उसमें देखते हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में, अच्छा क्योंकि ये WMO की रिपोर्ट है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, कि वर्ष 2023 में एशिया में वार्षिक औसत सतही तापमान जो है 1991 के औसत से 0.91 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है, जो रिकॉर्ड दूसरा सबसे अधिक था। ठीक है, सबसे अधिक जो तापमान उस समय हुआ करता था उससे भी 0.91 डिग्री टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा दर्ज किया गया है। आपात स्थिति की घटनाओं पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में एशियाई महाद्वीप में 79 जल संबंधित आपदाएं जो है वो देखी गई थी। 80% से अधिक बाढ़ और तूफान से संबंधित घटनाएं यहाँ पर देखी गई है। और जो तुरान तराई क्षेत्र है और जो हिमालय के बड़े हिस्सों के साथ जो गंगा के आसपास वाले क्षेत्र हैं, वहाँ वर्षा का स्तर सामान्य से जो है वो नीचे रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है तापमान किस प्रकार से चेंज हो रहा है, और अभी जो आप गर्मी देख रहे हैं ये सब क्लाइमेट चेंज के जो है यहाँ पर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। म्यांमार में अराकन पर्वत और मेकोंग नदी के निचले इलाकों में भी सामान्य से कम वर्षा जो है वो देखने को मिली है।
तो ये सब चीज़ें हैं। चक्रवातों के नाम आपने देखे हैं, कितने सारे चक्रवात और कितनी सारी जो है नेचुरल जो कैलेमिटीज़ है वो हमारे देश या विश्व को जो है वो देखने को मिली है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। टाइम ने जारी की विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पर्सन्स हैं उसकी एक सूची है जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध पत्रिका है टाइम मैगज़ीन, उसके द्वारा निकाली गई है। तो इस सूची में 15 आर्टिस्ट, 15 टाइटन्स, 16 आइकन्स, 24 लीडर्स, 15 इनोवेटर्स और 15 पायनियर्स को शामिल किया गया है। यानी अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग कैटेगरीज़ में अच्छा करने वाले लोगों को इसके अंदर लिया गया है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे आलिया भट्ट, ये आलिया भट्ट है जो दिख ही नहीं रही हैं, ये भी नहीं दिख रही हैं, साक्षी मलिक हैं ये, और ये कौन है ये पता नहीं मुझे, ये भी देखना पड़ेगा। तो आर्टिस्ट की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय मूल की वैसे देख लीजिए कि भारतीय मूल के यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एक्टर डायरेक्टर देव पाटिल, अमेरिका ऊर्जा विभाग के ऋण कार्यक्रम के निर्देशक जिग्गर शाह और येल विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर प्रियमवदा नटराजन और रेस्टोरेंट मालकिन अस्मा खान, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो ये थोड़े से आप नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि एग्ज़ाम में जो है नाम दे करके पूछ ले कि टाइम मैगज़ीन्स में इनमें से किसको दिया गया है स्थान, भारतीय कौन-कौन से इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो ये अपना अपने जो इंडियन वाले हैं वो थोड़ा-सा आप नाम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर जो कि है हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो देखिए नाम से क्योंकि सिद्ध है इसका जो है एक जारीकर्ता का नाम तो आप ध्यान रखिएगा, क्वार्कवेली साइमंड्स इंस्टीट्यूट है जिसके नाम से इसका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो नाम से ये सिद्ध है कि यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है। भाई कला और मानवता यानी आर्ट्स की यूनिवर्सिटी में कौन सी अच्छी है, इंजीनियरिंग में कौन सी अच्छी है, टेक्नोलॉजी में कौन सी अच्छी है, नेचुरल साइंसेज़ में कौन सी अच्छी है। तो इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है। तो पूरे वर्ल्ड में आप 64 जो संस्थान हैं तो उसमें 64 नए संस्थानों सहित 1560 संस्थानों को इसने रैंकिंग दी है यहाँ पे। तो यहाँ भारत की अगर हम देखें तो भारत में कौन-सा इंस्टीट्यूट है जिसको यहाँ पर देखिए सबसे बड़े इंस्टीट्यूट तो आप जानते ही हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इनको कला और मानवता में इन्होंने इंक्लूड किया है। इतना नाम आपको ध्यान नहीं रखना, जस्ट फॉर ग्लैंस आप यहाँ पर देखिए। एमआईटी जो है उसको इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में लिया गया है, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड को यहाँ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की साइंस है, सॉरी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कैटेगरी के अंदर दिया गया है। भारत की बात करें तो भारत में यहाँ पर 69 जो है यूनिवर्सिटीज़ को इसने इंक्लूड किया है, रैंक दी है। चाइना की 101 संस्थाओं को रैंक दी गई है यहाँ पे। तो चाइना के बाद में सेकंड हमारा ही स्थान यहाँ पर आता है एशिया के अंदर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो यहाँ देखिए रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू जो है उसको भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय घोषित इस जो है यहाँ पर किया गया है। विकास अध्ययन की श्रेणी में यह विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर जो है वो रहा है। तो काफ़ी एक एक अच्छी बात है कि जेएनयू जो है उसको भले वो किसी भी तरीके से जो है उसका नाम हो, लेकिन यहाँ पर उसको रैंकिंग के अंदर पढ़ाई की जो विकास अध्ययन की श्रेणी है उसमें 20वें स्थान पर रखा गया है। उसके अलावा देखें आईआईटीज़ और आईआईएम्स के क्या हाल हैं, तो या आईआईएम अहमदाबाद जो है उसको 22वीं रैंक है, आईआईएम बेंगलुरु को 32वां स्थान, आईआईएम कलकत्ता जो है उसको 50वां स्थान, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को जो है संयुक्त रूप से 45वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। सारे नाम तो ध्यान नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ एक आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे जेएनयू का नाम आप ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रैंक किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है आईपी सुरक्षा मामले में भारत अमेरिका की निगरानी सूची में शामिल हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है कि वो भारत जो है निगरानी सूची में है, पहले से ही जो है भारत इस निगरानी सूची में रहा है। अब ये निगरानी सूची कौन निकालता है, तो अमेरिका का यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इसको निकाला जाता है। तो ये हालांकि ये है क्या, एक तो पहली चीज़ ये समझिए, ये वहाँ की एक एजेंसी है जो कि देखती है कि भाई अमेरिका के अंदर अमेरिका के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो उसमें वो ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है आईपी रूल्स को फॉलो करते हैं कि नहीं, वीपो या ट्रिप्स के जो एग्रीमेंट है उसके अनुसार कार्य करते हैं या नहीं करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ये यूएसटीआर कुछ रैंकिंग देता है या कुछ जो है रिपोर्ट्स रिलीज़ करता है भी कौन सा देश जो है उसको सर्विलेंस में रखा जाए, कौन सा जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। तो ये एक अपनी रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है 301 स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो इन रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि स्पेशल 301 रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये यूएसटीआर से संबंधित है। यूएसटीआर इसको जो है रिलीज़ करता है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। भारत के लिए ये लोग ऐसा कहते हैं कि भारत जो है कॉपीराइट कंप्लाइंस जो है यहाँ पर कम है, उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वीपो को जो है
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इसके जो एग्रीमेंट्स है इसको इसने फुली जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो उसको लेकर के जो है इन्होंने कहा है और भारत को निगरानी सूची में रखा है। ऐसा ही नहीं है, भारत को रखा है, भारत के अलावा यहाँ देखिए चिली है, चाइना, अर्जेंटीना, वेनेजुला, रशिया, इन सबको भी जो है निगरानी सूची में रखा गया है। फिर अपन चलते हैं शॉर्ट न्यूज़ के अंदर, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती जाती हूँ। तो अब देखिए कि जो आमने-सामने वाले युद्ध है ना, वो तो अब गए, ठीक है? जैसे अपन कहते हैं ना कि हाले तो जो है युद्ध भी अलग प्रकार का हो गया है, मतलब हैक कर लेते हैं लोगों को, उनके अकाउंट सीज़ कर लेते हैं, तो लड़ाइयाँ भी अलग-अलग चेंजेज़ होती जाती है समय के साथ में। तो उसी प्रकार से 2 देशों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो भी अब काफ़ी डिप्लोमैटिक हो गई हैं। अब वॉर भी जो होंगे, वो हो सकता है कि सीधे आम से ना लड़ कर के और वो जो है स्पेस वॉर्स लड़े जाएँ। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने पहली बार पृथ्वी की कक्षा में एक युद्धाभ्यास करने की तैयारी कर रखी है और उस युद्धाभ्यास का नाम रखा गया है विक्टस हेज़। तो ये विक्टस हेज़ अगर आपसे पूछ ले तो आपसे पूछ ले कोई उल्कापिंड है, मीटेओराइट है, ये क्या है? तो ये एक स्पेस वॉर है जो कि यूएसए के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो इस संदर्भ में अमेरिका की जो स्पेस सिस्टम कमांड है उसने इसकी घोषणा की है कि जो विक्टस हेज़ है इस मिशन को 2 निजी अंतरिक्ष कंपनियाँ रॉकेट लैब, नेशनल सिक्योरिटी और 2 एनोमेली के साथ संयुक्त अनुबंध इन्होंने किए हैं। इतना तो आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आप नाम ध्यान रखिएगा विक्टस हेज़ जो है ये क्या है? तो ये स्पेस वॉर है, अमेरिका के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। फिर देखिए ग्रीन इस्लाम क्या है? तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इसको इंडोनेशिया के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। ये मुहिम है एक तरीके से कि हमारे धर्म को जो है हम कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर के जाएँ। जैसे हम सनातन धर्म में कहते हैं कि भाई पीपल की हम वृक्ष की पूजा करते थे और जो है गंगा नदी को हम माँ मानते हैं, गाय को हम माता मानते हैं। तो ये एक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इंडोनेशिया के द्वारा भी ये पहल की गई है कि जो इस्लाम के अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी को लेकर के है, तो उसको हम जो है आगे प्रोत्साहित करेंगे और इसकी शुरुआत इन्होंने जकार्ता इंडोनेशिया का जो इस्तिक़लाल मस्जिद है उसके द्वारा जो है की गई है और पर्यावरण को धर्म से जोड़ने के लिए इसको जो है वो आगे बढ़ाया गया है। हुँ। और इसमें देखिए कई सारी बातें हैं, रोज़ाना नमाज़ की तरह पेड़ लगाने को भी आदत बनाना चाहिए और जो शाही मस्जिद है उसको ग्रीन मस्जिद जो है बनाया जाएगा, वहाँ सोलर पैनल्स जो है वो लगाए जाएँगे। तो ये सारे प्रयास हैं जो कि इंडोनेशिया के द्वारा किए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए मेन 5 सीवी ये क्या चीज़ है? तो दिमागी बुखार जो होता है जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसके रोग के लिए नाइजीरिया के द्वारा विकसित की गई एक वैक्सीन है और ये वैक्सीन बनाने वाला नाइजीरिया विश्व का पहला देश बन गया है जिसका नाम है मेन 5 सीवी। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा और आप इस निमोनिक से इसको एमएन से ध्यान रख सकते हैं कि मेनिंजाइटिस बीमारी के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा, इसको जो है गावी के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। गावी क्या है? तो ये एक तरीके से ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है जिसके के अंदर जो हमारा कोविड हुआ था उस टाइम पर जो है कोवैक्सीन और ये सब वैक्सीन्स बनाने के लिए इस अलायंस को बनाया गया था 2000 के अंदर, ठीक है? तो ये भी आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। मेनिंजाइटिस के बारे में कई सारी चीज़ें दे रखी है, इसके कारक क्या हैं? तो ये वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवियों के कारण जो है वो हो सकता है। इससे मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी के आवरण झिल्लियों का एक गंभीर संक्रमण या जो सूजन होती है, वो जो है इसमें देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें थी इसमें। सो फ्रेंड्स आज क्योंकि 30 मिनट्स का हो गया, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाएँगे। अभी अपना एक पेज और बाकी है, तो हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष वाला, उसके साथ में अंतरिक्ष और स्पेस जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में ही इस एक पेज को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।